अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। ये टोटल 10 न्यूमेरिकल है और हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप सिंपल उस टाइम कोड पे क्लिक करके अपने न्यूमेरिकल्स को हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी तमाम वीडियोस भी अपलोड होंगी, न्यूमेरिकल्स भी अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उन वीडियोस और न्यूमेरिकल्स को हासिल करने के लिए यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो ईजिली मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी प्लेलिस्टों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट पे भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसने दे दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो मैं लिख लेता हूँ, मुझे मिला हुआ है टाइम पीरियड 2 सेकेंड का। आगे वो कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। आप बताएं कि उस टाइम पीरियड की ज़मीन पर लेंथ क्या होगी। तो मैंने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं लिख देता हूँ लेंथ। अब लेंथ मैंने ज़मीन पर फाइंड करनी है तो मैं एल के साथ ई लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ ऑन अर्थ ये हमने करनी है मालूम। आगे वो फिर कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। अब आप बताएं कि उसकी लेंथ मून के ऊपर क्या होगी। मतलब कि दो लेंथें फाइंड करनी है। पहले उसने कहा था कि अर्थ पे क्या होगी और फिर आगे वो कहता है बताएं चांद पर क्या होगी। तो दोनों पे लेंथ फाइंड करनी है, तो चांद पे भी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसलिए मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि लेंथ ऑन मून। एम साथ में इसलिए क्योंकि मैंने अब चांद पे फाइंड करनी है, तो डिफरेंस करने के लिए एम लिख दिया। ठीक है। और वो कहता है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। आप बताएं उसकी चांद पर क्या लेंथ होगी इफ़ अगर आगे उसने ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जी की वैल्यू दी हुई है। वो कहता है कि अगर जो ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी ई वो कितना हो, 10 हो। वैसे ये तो वैल्यू हमें ज़बानी भी याद होनी चाहिए कि ज़मीन पर जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। और आगे एक और उसने वैल्यू दी हुई थी ये कि मून पर कितनी है जी की वैल्यू। तो जो मून पर जी की वैल्यू है वो उसने दी हुई है कि जी ई ओवर 6। मतलब इसका ये है कि जी ई कितना है मेरे पास, 10 है ना। ये देखिए 10 है, तो मैं जी ई की जगह 10 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 6। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, लीजिए ये मैंने अपना गिवन डाटा भी लिख लिया, जो मुझे फाइंड करना था मैंने वो भी लिख लिया। क्लियर है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टाइम पीरियड वाला टॉपिक था सिंपल पेंडुलम का। उसमें ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई, फिर आगे आता है अंडर रूड एल ओवर जी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसी फॉर्मूले की मदद से मैं ये जो लेंथ है ना इसको फाइंड कर लूँगा। क्लियर है। अब मैंने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी। तो पहले मैं अर्थ के ऊपर फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर जितनी भी लेंथ होगी पहले मैं वो फाइंड कर रहा हूँ, अर्थ वाली लेंथ फाइंड करने लगा हूँ। तो चूंकि मैंने अर्थ वाली पहले फाइंड करनी है तो मैं लंबाई भी अर्थ वाली यूज़ करूँगा। ठीक है, मतलब कि एल के साथ मैं क्या लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ। और जी के साथ भी मैं क्या लिख देता हूँ, ई। इससे पता चल जाएगा अब मैंने ये दोनों वैल्यूज़ ये किसकी है, मेरी अर्थ वाली वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट कर दें। टाइम इज़ इक्वल टू 2। पाई की वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू होती है 3.1416। फिर आगे अंडर रूड एल तो मैंने फाइंड करना था, वो यहीं पे रहेगा डिवाइडेड बाय जी ई। ज़मीन पर कितना था जी ई, ज़मीन पर इसकी वैल्यू थी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10। तो जी ई की जगह आ गया मेरा 10। अच्छा, टाइम पीरियड भी उसने दिया हुआ था। अगर आप देखें ना, उसने शुरू में दिया हुआ है कि टाइम कितना है आपके पास, 2 सेकंड है। तो टाइम की जगह मैं लिख दूंगा 2। तो इस टाइम पीरियड की जगह मेरे पास आ जाएगा
2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों 2 2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है। और एक और आप चीज़ देखिए कि ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, बराबर के इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो बराबर के इधर आके ये 1 के नीचे होगी डिवाइड, तो 3.1416 हो गया मेरा। ठीक है। और अंडर रूट आगे मेरे पास रह गया LE/10। अब आप इसको डिवाइड करें, 1 डिवाइड 3.1416, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.318, 0.318 ये आ जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास क्या था, LE/10। LE/10 था इस साइड पर। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जैसे कि इसके ऊपर क्या है, जजर है, तो जजर ख़त्म करने के लिए, जिसको इंग्लिश में अंडर रूट कहते हैं, तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ता है। तो मैं अब दोनों तरफ क्या लूँगा, स्केयर लूँगा। तो यहाँ पे था मेरे पास 0.318, इसका भी आ गया स्केयर, और इक्वल की दूसरी साइड पे मेरे पास ये लिखा हुआ था LE/10, इसका भी मैंने ले लिया स्केयर। आप देखें यही था ना, तो दोनों तरफ मैंने इसका स्केयर लेके लिख लिया यहाँ पे। अब 0.318 का जब आप स्केयर ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1013 इज इक्वल टू, अब इसका ये अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट स्केयर से कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, LE/10 रह जाएगा। अब 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 0.1013 मल्टीप्लाई होगा 10 LE। जब ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.013। ये मेरे पास आ गई मेरी लंबाई। कौन सी लंबाई, अर्थ के ऊपर जो लंबाई थी पेंडुलम की। अब लंबाई का यूनिट होता है मीटर, तो मैं इसके साथ लिखूंगा मीटर। ठीक है। नहीं जी, ये आ गई मेरी लंबाई मेरे पास, लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक लंबाई मालूम की है, अर्थ वाली। अब मैं मालूम करूंगा मून वाली, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप खुद मालूम करें मून वाली। ठीक है। आप 1-2 बार ट्राई करें, आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। सेम यही तरीका है, आपने करना क्या, बस जी की जगह अब चांद पे जो वैल्यू थी ना जी की, वो लिखनी है, बाकी तरीके का सेम है, आप खुद करें। अगर नहीं होता तो फिर आप वीडियो को आगे देखें, लेकिन यह कि आपको खुद एक बार लाजमी ट्राई करना चाहिए। ठीक है। तो अब मैंने मून पे लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि ऑन मून। अब हम चांद के ऊपर फाइंड करेंगे। सेम वही तरीका, वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 फिर अंडर रूट LM आ जाएगा डिवाइडेड बाय GM। ठीक है। M क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब मैंने मून के ऊपर फाइंड करनी है। वैल्यूज कर देते हैं हम पुट, टाइम इज इक्वल टू 2 ओह, बल्कि अब वैल्यूज पुट करनी है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू उसने दी हुई है, टाइम पीरियड की वैल्यू शुरू में दी हुई थी उसने, देखिए 2 है, तो टाइम की जगह आ जाएगा 2, टाइम की जगह आ गया मेरा 2 इज इक्वल टू, ये वाला 2 एज इट इज़, पाई की जगह आया 3.1416, फिर आ गया अंडर रूट LM एज इट इज़। GM कितना था, GM से मुराद है कि ये कि मून पर G की वैल्यू क्या थी, वो है मेरे पास 1.66, तो G की जगह आ जाएगा 1.66। फिर अगेन वही स्टेप देखें, सेम स्टेप आ रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। अब डिवाइड किसके नीचे होगी, 1 के नीचे होगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगी, क्या बच जाएगा 1, तो 1 के नीचे आके ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 3.1416 इज इक्वल टू LM/1.66।
66, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें तो डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.318 इज इक्वल टू, फिर अंडर रूट LM ओवर 1.66। तो मुझे अब फिर क्या करना है, इसका अंडर रूट ख़त्म करना है। तो मैं दोनों तरफ क्या लूँगा, स्केयर लूँगा। तो मैं अब दोनों तरफ ले लेता हूँ स्केयर। 0.318 इसके ऊपर भी आ गया स्केयर इज इक्वल टू LM डिवाइडेड बाय 1.66 इसके ऊपर भी आ गया मेरा स्केयर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रहेगा वो मैं यहीं पे साइड पे कर देता हूँ। तो जब आप इसका स्केयर ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1013 इज इक्वल टू, इसका स्केयर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा LM ओवर 1.66, ऊपर आ गया LM डिवाइडेड बाय 1.66। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0.1013 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1.66, इधर क्या रह गया LM, और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.16 मीटर। नहीं जी, ये जो मून के ऊपर लेंथ थी उस पेंडुलम की वो भी हमने फाइंड कर ली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये सारा न्यूमेरिकल कि हमने कैसे किया है। अगर फिर भी आपने कुछ पूछना हो, कहीं पे कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो चुका है, जिसके अंदर वैसे 2 न्यूमेरिकल बन गए ये हमारे। तो फर्स्ट हो चुके हैं, मूव करते हैं हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये आपके सामने आपका सेकंड न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, कि कोई एस्ट्रोनॉट है और वो पेंडुलम को कहाँ पे लेके गया, मून के ऊपर लेके गया, ठीक है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 4.9 सेकेंड था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, आप बताएं कि चांद के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज दी आपके पास ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, और ये पेंडुलम हो गया। कोई एस्ट्रोनॉट आता है, उसको उठा के कहाँ पे ले जाता है, मून के ऊपर लेके जाता है। इस पेंडुलम की जो टोटल लेंथ है ना वो उसने दी हुई है 0.99 मीटर, ये उसने दी हुई है, ठीक है। और उसने मुझे क्या दिया हुआ है, इस पूरे पेंडुलम का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, वो है मेरे पास 4.9 सेकेंड। मुझे वो ये कहता है बताएं चांद के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू फाइंड करने का कहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा उसने क्या क्या पूछा हुआ है। तो अब अपने गिवन डाटा में ये सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। नंबर 1 में क्या था, मेरे पास उसकी लेंथ थी 0.99 मीटर, लेंथ आ गई। और नेक्स्ट उसने मुझे दिया था द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, मतलब उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ गया मेरे पास 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जी की वैल्यू बताएं कि चांद के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी, वो फाइंड में आ गया। करते हैं, आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन इसका सिंपल सा ही है, जैसा कि हमारा पहले वाला न्यूमेरिकल था ना, सेम वैसा ही है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ओवर जी, एल ओवर जी, ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं लेंथ के साथ एम या जी के साथ एम नहीं लिख रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही बात है ना, चांद की ही बात हो रही है और कोई दूसरी बात तो हो नहीं रही। पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था कि वो अर्थ के भी बात कर रहा था और मून के भी कर रहा था, तो इसलिए मुझे अलग-अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए एल के साथ मैंने ई लिखा था, ताकि पता रहे ये अर्थ के लिए है लेंथ और जी, और मून के बारे में मैंने एम लिखा था ताकि मुझे पता रहे ये मून के बारे में अब काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ही सिर्फ मून की हो रही है, तो इसलिए एल के साथ या जी के साथ एम या ई लिखने का कोई जवाज़ नहीं बनता।
अब फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले की मदद से मैं अपने ये जो जी है ना इसके अंदर, ये मैं मालूम कर लूँगा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास। देखिए टाइम पीरियड भी उसने दिया हुआ है 4 है, लेंथ भी उसने दी हुई है ये। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको ज़बानी पता होती है। तो सारी वैल्यूज़ उसने दी हैं, बस आपने एक काम करना है कि आपने अच्छे से वैल्यूज़ को पुट करना है। तो करते हैं। टाइम पीरियड की जगह क्या आएगा 4.9, तो टाइम पीरियड की जगह आ गया मेरा 4.9 इज इक्वल टू, फिर 2 एज इट इज़ पाई। पाई की वैल्यू होती है मेरे पास 3.1416। फिर आगे मेरा अंडर रूट, लंबाई कितनी है पेंडुलम की वो दिया उसने 0.99, तो 0.99 यह आ गई मेरी लेंथ डिवाइडेड बाय जी, वो हमने मालूम करना है तो वो भी वैसे ही। अब आप यहाँ पे यूं कर लो कि पहले 2 को कर लो इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब मेरा 2 इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6.28 6.2832 ये आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर है मेरा 0.99 और नीचे है जी वो अभी एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे मेरा था 4.9। अब ये जो सारी वैल्यू है ये इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं यूं ही करूँगा कि 4.9 के नीचे ये सारी की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू आके डिवाइड हो जाएगी 6.2832 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास रहेगा 0.99 और नीचे है मेरा जी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके मेरे पास आंसर आएगा 0.7798, 0.7798 ये आंसर आ गया। और इधर है मेरे पास 0.99 जी। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा ताकि मैं इनका क्या कर सकूँ अंडर रूट ख़त्म कर सकूँ। तो मैं ऐसा ही करूँगा, इधर भी स्केयर लूँगा और उधर भी स्केयर लूँगा। ठीक है, तो 0.7798 का स्केयर लेते हैं, 0.7798 ये लिखा हुआ था, इसका भी ले लिया स्केयर। और इक्वल की इस साइड पे हमारे पास क्या लिखा था 0.99 और नीचे जी था 0.99 डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, इसका भी ले लिया स्केयर। तो दोनों साइडों पे स्केयर लेना था, ले लिया। जब आप इस वाली वैल्यू का स्केयर ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6081 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये सारा अंडर रूट स्केयर से कैंसिल और हमारे पास सिर्फ बचेगा 0.99 डिवाइडेड बाय जी। अब जी यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये सारी की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है, सारी की सारी वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सिंपल यूं कर लें कि ये जी इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यूं ही करूँगा, जी मेरा आ गया इधर 0.99 डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू इधर आ गई 0.6081। इनको करते हैं डिवाइड, तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.628 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 8 है, अगर आप इसको राउंड अबव करें तो आगे वाले में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। अब राउंड अबव कैसे करते हैं कि अगर कोई वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो उस वैल्यू को ख़त्म करके हम आगे वाली में 1 ही इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कि ये 8 है, ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो मैं 8 को ख़त्म कर दूंगा और 2 के अंदर क्या कर दूंगा 1 ऐड कर दूंगा। तो जब 2 के अंदर 1 ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा 1.6, 2 की जगह क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, नहीं ये मेरा आंसर आ गया। अगर आप राउंड अबव नहीं भी करते उतना भी रहने देते हो तो भी ठीक है। अच्छा जी, ये था मेरा न्यूमेरिकल नंबर 2।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कहीं पे इशू हो तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ तक 2 हो गए, अब मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी हाँ, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, कि आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है और उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है। तो आगे कहता है प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, कि आपने उस पेंडुलम को पहले ज़मीन पर रखा है, बाद में कहाँ पे ले गए हो, आप चांद के ऊपर ले गए हो। तो मैंने दोनों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर भी और चांद के ऊपर भी क्या फाइंड करना है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। आगे वो कहता है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले जो जो दिया हुआ है ना गिवन डाटा में, पहले वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मुझे क्या दी हुई थी, उसकी लेंथ दी हुई थी 1 मीटर लेंथ। तो लेंथ आ गई मेरे पास 1 मीटर। और उसने क्या दिया हुआ है, ये देखे GE दिया हुआ है, GE, और वो कितना है, 10 है। तो GE आ गया मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये उसने दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून, कि चांद के ऊपर जो G की कीमत है वो क्या है, 1/6 इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, कि जितनी ज़मीन पर वैल्यू है उसका क्या है, छठा हिस्सा चांद के ऊपर है। तो मतलब इसका यह है कि मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो क्या है, जितनी ज़मीन पर जी की वैल्यू है उसका छठा हिस्सा हमारा चांद के ऊपर है। ये सारी बात है। तो ज़मीन पर जी की वैल्यू कितनी थी, 10, और इसको जब मैं 6 पे डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू लिख ली हमने। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड मैंने करना था इसका टाइम पीरियड। ये उसने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था फाइंड द टाइम पीरियड, सिंपल उसने क्या दिया, टाइम पीरियड फाइंड करें पेंडुलम का। और फिर आगे उसने कहा था कि पेंडुलम को अर्थ पर भी रखा है और मून पर भी रखा है। तो अब 2 जगहों पे पेंडुलम है तो मुझे दोनों जगहों का टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने फाइंड में लिखना है टाइम पीरियड अपना। तो टाइम पीरियड भी 2 हैं, एक वो टाइम पीरियड जो अर्थ पे है तो उसके लिए मैं TE लिख दूंगा, और एक वो टाइम पीरियड जो मैंने मून के लिए फाइंड करना है तो उसके साथ मैं T के साथ M लिख दूंगा, ठीक है। ये 2 टाइम पीरियड फाइंड करने थे वो हमने लिख लिए। आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब पहले आप चाहे अर्थ का फाइंड कर लो चाहे मून का कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो पहले मैं अर्थ का ही करता हूँ, तो मैं फिर हेडिंग भी दे देता हूँ पहले ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर। तो जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, T = 2π√L/G। ये मेरा फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए। अब टाइम पीरियड मैंने किस पे फाइंड करना है, अर्थ के ऊपर फाइंड करना है। तो अर्थ के लिए टाइम के साथ मैं E लिख देता हूँ, टाइम पीरियड ऑन अर्थ। और अर्थ पर जो G की वैल्यू है उसके साथ भी मैं G के साथ भी E लिख देता हूँ, ताकि मुझे बताओ यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, अर्थ वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। L के साथ मैं E नहीं लिख रहा, वो इसलिए क्योंकि लंबाई जो है मेरी वो सेम है, अर्थ पर भी उतनी है और चांद पर भी उतनी है, तो लंबाई चेंज नहीं हो रही। तो इसलिए मैं लंबाई को सिंपल L ही लिखा हुआ है। अगर L भी डिफरेंट होते चांद पर और ज़मीन पर हो तो वो फिर 2 वैल्यूज़ आती हमारे पास। उसने लंबाई की एक ही वैल्यू दी हुई है, तो मतलब ये है कि लंबाई मेरी सेम है चांद पर भी और ज़मीन पर भी, इसलिए लंबाई के साथ L या M यानी E और M लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी नहीं लिख रहा फॉर्मूले में, ठीक है। अब वैल्यूज़ हैं हमारे पास सारी, जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं।
2 एज इट इज़, पाई की जगह आएगा मेरा 3.1416, फिर आगे है मेरा अंडर रूट। लेंथ कितनी थी, लेंथ थी इसकी मेरे पास 1 मीटर, तो लेंथ की जगह आ गया 1 डिवाइडेड बाय GE, ज़मीन पर GE कितना था, वो 10 था, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, GE आ गया मेरा 10। मज़ीद आप देखें कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.2832, ये आ गया। आगे देखिए अंडर रूट 1 और 10, जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.1। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि मैं पहले ये 0.1 का ले लूँगा अंडर रूट, इसका जजर लूँगा, तो देखता हूँ इसका जजर लेके क्या आता है। तो टाइम पीरियड TE मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, शुरू में क्या था, पहले मेरा ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़, ये सारी वैल्यू 6.2832, ये वैसे की वैसे ही 6.2832, ये वैल्यू भी ऐसे ही। नेक्स्ट वैल्यू थी इसके पास जो अंडर रूट 0.1 था, इसका मैं अंडर रूट लेता हूँ, तो अंडर रूट लेने के बाद जो आएगा मैं वो यहाँ पे लिखूँगा। तो जैसे ही मैं उस वैल्यू का अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.3162, ठीक है। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आंसर आएगा 2.1, और ये तकरीबन मैं कह सकता हूँ ये कितना है, तकरीबन 2 सेकंड ही है, ठीक है। बुक में 2 सेकंड लिखा हुआ है, तो हम भी यानी कि ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 सेकंड के इक्वल ही आया हमारा आंसर। तो फिर वही कहूँगा इतना भी ठीक है, नहीं तो आप यूं कर लोगे ये तकरीबन कितना है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा टाइम पीरियड किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ वाला तो टाइम पीरियड आ गया मेरा। अब मैंने मून के ऊपर टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हेडिंग दे देते हैं ऑन मून। मून के लिए भी यही सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, टी के साथ मैं m लिख दूंगा ताकि पता रहे ये मून का टाइम पीरियड है, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब यहाँ पर G कौन सा यूज़ करूँगा, ज़ाहिर है चांद के ऊपर टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो मैं G भी चांद वाला ही यूज़ करूँगा ना, मून वाला, तो G के साथ m आ जाएगा। फिर वही कहूँगा लंबाई के साथ नहीं आएगा क्योंकि लंबाई सेम है चांद पर भी और मून पर भी, तो लंबाई के साथ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वो मैं नहीं लिख रहा। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू लिख दी मैंने 3.1416, फिर आगे मेरा अंडर रूट। लंबाई मेरे पास कितनी थी, लंबाई उसने दी हुई थी 1 मीटर, तो लंबाई की जगह 1 आ गया, लंबाई की जगह आ गया 1 डिवाइडेड बाय GM कितना था, देखिए GM था मेरा 1.66, तो 1.66 आ गया मेरा GM। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.2832, 6.2832 ये आ गया। और जब आप 1 और 1.6 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके मेरे पास आंसर आएगा 0.602, ये आंसर आएगा। 6.2832 एज इट इज़। अब आप इस सारी वैल्यू का ले लें अंडर रूट, तो जब मैं सारी वैल्यू का अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास आएगा 0.7758। अब ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा मेरे पास आंसर आएगा 4.87। तो इनको मल्टीप्लाई करवा के आंसर आया 4.87 सेकेंड।
आप चाहे इतना ही रहने दो या फिर इसको भी अगर राउंड अबव करना है तो कर लो, क्योंकि बुक में राउंड अबव करके आंसर दिया हुआ है तो राउंड अबव आप कर ले। तो मून पे जो टाइम पीरियड है वो कितना है मेरे पास, देखिए ये 7 था ना, देखिए 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाली में 1 जमा हो जाता है। तो 7 है, 5 से बड़ी है, तो मैं क्या कर दूंगा 7 को ख़त्म कर दूंगा और 8 के अंदर 1 जमा कर दूंगा, तो 4.9 आ जाएगा आंसर मेरा, 4.9। साथ में यूनिट क्या होता है टाइम पीरियड का, सेकंड होता है, तो वो मैं लिखूंगा सेकंड। ये आ गया मेरा टाइम पीरियड मून के ऊपर, चांद के ऊपर, ठीक है। और आपने गौर करना है कि ये टाइम पीरियड 2 सेकंड आया और ये मेरा कितना आया 4.9 सेकंड। हालांकि चांद के ऊपर जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन चांद के ऊपर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई मेरी, ज़्यादा आई। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी वहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आप यही चीज़ फॉर्मूले में भी देख सकते हो कि टाइम पीरियड और जी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ ज़्यादा करूँगा तो दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। जी की वैल्यू अगर ज़्यादा करूँगा मैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज़मीन पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसलिए उसका टाइम पीरियड ज़मीन पर क्या आया, कम आया। और चांद पर जी की वैल्यू कम होती है तो इसलिए चांद पर उसका टाइम पीरियड क्या आया, ज़्यादा आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा, थर्ड वाला। और इसके अंदर एक छोटा सा कह लें कि एमसीक्यू बनता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। जी हाँ, तो ये है आपके सामने आपका 4th न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। कि एक सिंपल पेंडुलम है वो अपने कंप्लीट वाइब्रेशन किस में कंप्लीट कर रहा है, 2 सेकंड में कर रहा है। इसका मतलब यह है कि फ़र्ज़ करो मैं अगर एक पेंडुलम बनाता हूँ, ये मेरा पेंडुलम है, ठीक है। अब ये मेरा पेंडुलम पहले यहाँ से इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, मज़ीद आगे वाली पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वो दोबारा राउंड लगाएगा, इधर आएगा और यहाँ से दोबारा इधर आ जाएगा, तो ये एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो वही उसने लिखा हुआ है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन। ये जो कंप्लीट राउंड है ना, इसे हम कहते हैं 1 वाइब्रेशन। और 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। तो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम होता है ना उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और बल्कि 1 सेकंड नहीं लगा, 2 सेकंड लगे, ठीक है, 2 सेकंड उसे टाइम लगा ये कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए। और एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है ना उसे हम टाइम पीरियड ही कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो उसने मुझे ये 2 सेकंड कहा हुआ है ना, ये उसने मुझे बेसिकली क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो मैं लिखूँगा कि टाइम पीरियड मुझे दिया हुआ है 2 सेकंड का। और वो कहता है कैलकुलेट इट्स लेंथ। आपने इस पेंडुलम की लेंथ को कैलकुलेट करना है व्हेन जी कितना हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो जी की वैल्यू उसने दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैलकुलेट क्या करनी थी मैंने, उसकी लेंथ। तो एज इट इज़ आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है, वैसा ही है जैसे कि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था ना, और सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो आप इसको खुद भी ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता 2-3 बार करने के बाद तो फिर आप मज़ीद वीडियो को आगे देख के अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यह है कि खुद लाजमी किया करें आप। यहाँ पर अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगेगा। हमें पता है कि टाइम पीरियड किसकी इक्वल है, 2 पाई √L/G। आप देख सकते हैं कि अभी तक बस ये एक ही फॉर्मूला है जो अभी तक हमने बार बार अप्लाई किया है। तो जब फॉर्मूले का पता चल जाए तो बाकी फिर कुछ रह ही नहीं जाता न्यूमेरिकल में। बाकी तो वो बच्चों वाली बातें हैं कि आपने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर जो वैल्यू रह जाती है वो हम मालूम कर लेते हैं, है ना। तो अब इसमें भी ऐसे ही है, मैंने ये लेंथ लंबाई मालूम करनी है, ठीक है। तो मैं बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करूँगा, टाइम पीरियड के भी, पाई की भी, जी की भी, और आहिस्ता आहिस्ता सारी वैल्यू एक साइड पे ले जाऊँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, जैसा कि हमने पहले भी किया। तो ये भी करते हैं। टाइम पीरियड कितना था मेरे पास, 2 था, तो टाइम पीरियड की जगह आ गया मेरा 2। फिर ये वाला 2 एज इट इज़, पाई की जगह 3.5
1416 आ गया। फिर अंडर रूट, लंबाई मैंने करनी है मालूम, तो लंबाई ऐसे ही रहने दो। जी मेरे पास कितना था, 10 था, तो जी की जगह आ गया 10। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 से कैंसिल, और ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, और ये इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी। अब डिवाइड किसके नीचे होगी, 1 के नीचे, क्योंकि 2 कैंसिल हो गए ख़त्म, तो यहाँ पे रह गया 1, 1 के नीचे आके होगी ये डिवाइड 3.1416। फिर अंडर रूट L/10। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो इनको डिवाइड करके हमारे पास आता है 0.318 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा L/10। अब ये मैंने जदर ख़त्म करना है, तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्केयर। तो मैं ले लेता हूँ दोनों तरफ स्केयर। 0.318 इसका भी स्केयर इज इक्वल टू L/10, इसका भी आ गया स्केयर। अब जब इस वैल्यू का आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1013, 0.1013 इज इक्वल टू, इस साइड पे आप देखें कि अंडर रूट स्केयर से हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, सिंपल L/10। तो मैं लिख देता हूँ L/10 रहेगा मेरा, बाकी 10 डिवाइड है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.1013 के साथ 10 हो गया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गए 1.013 बच गया। ये आ गई मेरी लंबाई। अब लंबाई का यूनिट होता है मीटर, तो साथ में मैं क्या लिखूँगा, मीटर लिखूँगा, ठीक है। तो ये भी तकरीबन, वैसे बुक में जो आंसर है वो है 1.02 है, तो ये सारी की सारी लंबाई तकरीबन इसके इक्वल ही है। मैं लिख सकता हूँ कि ये 1.02 मीटर ही बनता है मेरा। फिर अगेन कहूँगा कि ये भी ठीक है, इतना भी ठीक है, लेकिन आप यूं भी लिख लो तो बेस्ट है। बाकी इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा सारा न्यूमेरिकल। ये तकरीबन वैसा ही था जैसा कि हमारा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था। फिर भी कहीं पे इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ तक 4 न्यूमेरिकल हो गए। मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। तो ये आपके सामने आपका 5वां न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, के अगर 20 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स गुजरती हैं, 100 वेव्स गुजरती हैं किसी भी मीडियम में, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, आपने बताना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंड टाइम पीरियड, आपने उनका टाइम पीरियड भी बताना है। और इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, और अगर उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कितनी हो, 6 सेंटीमीटर हो, तो कैलकुलेट द वेव स्पीड, आपने बताना है उनकी स्पीड कितनी होगी। तो काफ़ी चीज़ें उसने दी भी हैं और काफ़ी चीज़ें उसने पूछी भी हुई हैं। तो पहले जो दी हुई हैं वो लिख लेते हैं गिवन में। तो मुझे उसने क्या दिया हुआ था, 100 वेव्स। 100 वेव्स का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स आ गई मेरी 100। साथ में कोई यूनिट नहीं लिखना आपने, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। मतलब कि मैं कहूँ ये मेरे पास 5 है तो सिर्फ 5 है, ठीक है। नंबर्स में कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है, वो कहता है कि 20 सेकंड में गुजरी है। तो टाइम दे दिया उसने मुझे 20 सेकंड। 20 सेकंड में वो वेव्स गुजरी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ये मैंने मालूम करना है। एक और उसने चीज दी हुई थी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ को यूं लिखा जाता है लैम्डा के साथ, और वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ मैं। कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा 100 पे डिवाइड। तो मेरे पास आंसर आएगा 0.06 मीटर। अब ये मेरा आ गया आंसर मीटर में।
ठीक है, तो ये सब कुछ उसने मुझे दिया हुआ था, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड उसने देखें कहा था कि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी करनी है और टाइम पीरियड करना है। तो एक तो मैंने उसकी फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी करनी है फाइंड, और मैंने करना है टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तीसरी चीज़ उसने कही थी इफ़ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट द वेव स्पीड, आपने उस वेव की स्पीड भी मालूम करनी है। तो स्पीड भी हमने मालूम करनी है, वो भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जो जो मालूम करना था वो हमने लिख लिया। अब आते हैं एक एक करके अपने सोल्यूशन पे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। देखें, हमारे पास कोई भी मीडियम है ना, एक पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरती हैं और जितने टाइम में गुजरती हैं उसे ही उसकी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब कि जितनी वेव्स गुजरती हैं यानी कि नंबर ऑफ वेव्स, और जितने टाइम में गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ये आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा लेकिन आपने ये जहन में रखना, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन से ही ये फॉर्मूला बना। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, के एक पॉइंट में से जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजरती हैं और जितने टाइम में गुजरती हैं उसे हम उसकी क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। क्लियर, और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। अच्छा जी, यही फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मैं अब ये यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ मैंने फाइंड करनी है, इस फॉर्मूले से हम अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वेव्स कितनी थी, नंबर ऑफ वेव्स है मेरे पास 100, तो नंबर ऑफ वेव्स आ गई 100 डिवाइडेड बाय टाइम है, तो टाइम कितना था, टाइम उसने मुझे दिया हुआ 20 सेकेंड्स, तो टाइम आ गया मेरा 20। 100 को 20 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 5। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो 5 हर्ट्ज मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, फ्रीक्वेंसी कर ली। अब नेक्स्ट हमने करना है टाइम पीरियड को फाइंड। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए टाइम पीरियड कैसे आएगा, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, उल्ट होता है। तो सेकंड चीज़ फाइंड करनी है मैंने, हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है। तो टाइम पीरियड इधर रहने दिया मैंने, 1/, एफ कितना अभी निकाला हमने, F5 निकाला, तो एफ की जगह आ गया, इस एफ की जगह आ गया 5, और 1/5 हमारे पास आता है 0.2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आया मेरे पास 0.2 सेकेंड। ये नहीं, ये मेरा टाइम पीरियड भी आ गया, तो ये चीज़ भी फाइंड कर ली। अब थर्ड में मैंने फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी। तो थर्ड चीज़ अब फाइंड करने लगा मैं उसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए मैं फॉर्मूला ये यूज़ करूँगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है और लैम्डा भी मौजूद है। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी भी निकाली ये, ठीक है, और लैम्डा उसने मुझे दिया हुआ था, ये देखें वेवलेंथ उसने मुझे दी हुई थी। तो मैं अब ये दोनों वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। v इज इक्वल टू एफ मेरा था 5 और लैम्डा हमें उसने दिया था 0.06, तो 0.06 आ गया लैम्डा। इनको किया मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड। लें जी, ये आपकी वेलोसिटी भी आ गई। तो तीनों की तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, क्योंकि पेपर में ना ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों आपसे पूछे। शॉर्ट क्वेश्चन में वो कोई एक चीज़ देकर पूछ सकता है कि बताए, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है कि ये मालूम करें, या हो सकता है वो कह दे खाली टाइम पीरियड मालूम करें। तो मतलब ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इसके अंदर से ही। तो है भी छोटा है भी इंपॉर्टेंट, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ तक मेरे 5 न्यूमेरिकल हो गए। मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ।
ये है आपके सामने आपका 6 वाला न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। कि आपके पास एक रिपल टैंक है। रिपल टैंक क्या चीज़ है? आपके पास एक ना मतलब शीशे का समझ लो कि एक टेबल है, ठीक है, वो आपके पास रिपल टैंक है। आपने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा रिपल टैंक वाला उसके अंदर। तो यूँ समझ लो कि एक शीशे का टेबल है और उसके ऊपर क्या मौजूद होता है? पानी मौजूद होता है। इस टैंक के ऊपर पानी मौजूद होता है। इसके ऊपर एक वुड का ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये मेरा वुडन ब्लॉक है जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक आ गया मेरा। ये कर रहा है वाइब्रेट। अब ये जो वाइब्रेट कर रहा है, इसके वाइब्रेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 12 हर्ट्ज है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी उसने मुझे दी हुई है 12 हर्ट्ज। और आगे वो कहता है द रिजल्टिंग वेव्स हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। कि ये जो वुडन का ब्लॉक है ये जब वाइब्रेट करेगा पानी के ऊपर तो पानी के अंदर लहरें बनेगी ना, वेव्स बनेगी। ये जो वेव्स बनी है इनकी जो वेवलेंथ है वो उसने दे दिया है कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ उसने दे दी मुझे 3 सेंटीमीटर। ओके। लास्ट में वो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। आप बताएं कि ये जो वेव्स इसके अंदर बनेंगी उनकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। वेव्स की स्पीड मैंने बेसिकली फाइंड करनी है। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है? नंबर 1 मुझे उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 12 हर्ट्ज और उसने मुझे क्या दिया हुआ था? वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर की। 3 सेंटीमीटर। तो सेम सेंटीमीटर है, सेंटी को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 0.03 मीटर। ये मैंने अपना गिवन डाटा लिख लिया। अब आते हैं जी फाइंड पे। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड मैंने करना था इसका स्पीड फाइंड करनी थी। लिखा ना व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड फाइंड करनी थी। स्पीड को v से लिखा जाता है, वो हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है। आपको गिवन डाटा देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं स्पीड कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसी फॉर्मूले से मैं स्पीड फाइंड कर लूँगा। देखिए फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों चीज़ें उसने दी हुई हैं, दोनों की वैल्यूज बस पुट करनी है आपने। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मेरे पास थी 12 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी की जगह आ गया 12 और वेवलेंथ मेरे पास है 0.03। तो 0.03 मेरी वेवलेंथ आ गई। इनको आपस में करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 0.36 मीटर पर सेकंड। ये यूनिट है वेलोसिटी का। दें जी, ये हमने अपना सारा कर लिया। वेलोसिटी का यूनिट भी लिख लिया और वेलोसिटी फाइंड भी कर ली। अब ये मेरा न्यूमेरिकल कंप्लीट है। उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी, छोटा सा था। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 7 पर। तो ये है आपके सामने आपका 7 न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है कि आ ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। ये सारा कुछ इसने बता दिया। तो मैं अभी आपको डायग्राम की वजह से समझाता हूँ कि एक्चुअली में वो क्या क्या रहा है। तो फर्ज कर लेते हैं ट्रांसफ़र वेव किसे कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। जो इस तरीके से ट्रैवल करती है उसे ट्रांसफ़र वेव कहते हैं। ओके, तो ट्रांसफ़र वेव है जो किसके अंदर पैदा हुई है? स्प्रिंग के अंदर पैदा हुई है। ये लिखा था उसने, अ ट्रांसफ़र वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र वेव पैदा हुई है। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये है आपके पास, फर्ज कर लो आपकी ट्रांसफ़र वेव है और वो कहता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये जो वेव्स है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है मेरे पास 190 हर्ट्ज। और वो कहता है कि ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि ये जो वेव पैदा हुई है ये सारी की सारी जितना भी मेरे पास स्प्रिंग होगा उस सारे स्प्रिंग के अंदर ये वेव पैदा होगी और उस स्प्रिंग के एक एंड से शुरू होकर उस स्प्रिंग के दूसरे एंड तक जाएगी। तो वो जो स्प्रिंग की लंबाई है ना, टोटल स्प्रिंग की लंबाई वो उसने दी हुई है, वो कितनी 90 मीटर है। तो स्प्रिंग की जो लंबाई है वो है मेरे पास 90 मीटर। ओके,
नेक्स्ट वो कहता है इन 0.5 सेकेंड कि ये जो वेव्स है स्प्रिंग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में इसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, 0.5 सेकेंड लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि वो बात क्या कर क्या रहा है। ठीक है, तो अब जो जो उसने दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, बाद में अपने सोल्यूशन पे आते हैं और ये भी देखते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। तो पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ। एक मुझे उसने दे दी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज की, दूसरा उसने मुझे दे दिया था डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि जो टोटल लंबाई है स्प्रिंग की, ठीक है, स्प्रिंग की टोटल लंबाई, वो आप उसे डिस्टेंस भी कह सकते हो, और वो है मेरे पास 90 मीटर। 90 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, 90 मीटर। जो स्प्रिंग की लेंथ है वही डिस्टेंस भी आप उसे कह सकते हो ना, लंबाई या फासला की बात है। और उस वेव ने स्प्रिंग के एक किनारे से शुरू किया और चलती 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 दूसरे किनारे पे आ गई, और कितना टाइम लगा उसे आने में, 0.5 सेकेंड लगे। तो ये टाइम भी दिया हुआ था उसने 0.5 सेकेंड, वो भी लिख लेते हैं हम। ये टाइम उसे लगा 0.5 सेकेंड। ये जो उसने दिया हुआ था अभी हमने वो लिखा है। अब जो हमने मालूम करना है अब हम वो लिखेंगे। नंबर 1 ए में लिखा हुआ है व्हाट इज दिस पीरियड ऑफ द वेव्स, मतलब कि मैंने इन वेव्स का टाइम पीरियड मालूम करना है। तो फाइंड में आ गया मेरा टाइम पीरियड। बी में देखते हैं, वो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, आपने बताना है कि इस वेव की जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो मैंने स्पीड भी मालूम करनी है, ठीक है। थर्ड में आओ, वो कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, आपने बताना है कि इन वेव्स की वेवलेंथ कितनी होगी, और वेवलेंथ भी मैंने इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। वेवलेंथ को लैम्डा से लिखा जाता है, वो भी मैंने मालूम करनी है। ये तीन चीज़ें मालूम करनी है और ये तीन चीज़ें उसने दी हुई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारे काम। सबसे पहले मैं करूँगा इसकी ये जो टाइम पीरियड है वो मालूम करूँगा। तो पहले टाइम पीरियड कर लेते हैं। हमें पता है कि टाइम पीरियड किसका उल्टा है, फ्रीक्वेंसी का, 1/f, और फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है ना। तो मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करता हूँ, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी दी थी उसने, 190 थी, तो फ्रीक्वेंसी की जगह आ गया 190। इसको आप डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पे आंसर आएगा आपके पास 0.0052 सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा। अब बुक में जो आंसर लिखा हुआ है टाइम पीरियड का वो ये है 0.01। अब ये 0.1 कैसे हुआ, ये उसने ना राउंड अबव करके लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा था कि अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो आगे वाली में क्या कर देते हैं, एक जमा कर देते हैं। तो अब ये 5 है ना, तो मतलब अगर मैं 5 को ख़त्म करूँगा तो मुझे आगे वाली में क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं 5 को ख़त्म करूँगा तो 0 में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास 0 पॉइंट ये वाला 0 वैसे ही, इस वाले 0 में 1 ऐड होगा तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा, ठीक है। और फिर पीछे वाली वैल्यूज़ हम इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं लिखते क्योंकि राउंड अबव करके लिख लिया, ठीक। तो इस तरीके से ये मेरा आ गया, मेरा टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड तो आ गया हमारे पास। अब हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सेकंड पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला ये यूज़ करूँगा। आपके जहन में आ रहा होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन मैं इस फॉर्मूले से वेलोसिटी फाइंड नहीं कर पाऊँगा, वो इसलिए इसमें सारी चीज़ें मौजूद नहीं है मेरे पास। आप देखें फ्रीक्वेंसी तो उसने मुझे दी हुई है, ठीक है। क्या लैम्डा दिया हुआ है उसने मुझे, नहीं, लैम्डा उसने मुझे नहीं दिया हुआ, बल्कि लैम्डा तो मैंने मालूम करना है। तो मतलब कि ये फार्मूला तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए फिर मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, जो वेलोसिटी का अपना फार्मूला है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी का फार्मूला, v इज इक्वल टू d/t। ये वाला फार्मूला मैं यूज़ करूँगा वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ है मेरे पास। d से मुराद क्या था, डिस्टेंस, और वो है 90।
तो इधर आ गया 90। टाइम कितना लगा 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड लग गया। इन दोनों को करते हैं डिवाइड करके आंसर आ गया मेरे पास 180 और वेलोसिटी का यूनिट लिखूंगा साथ में मीटर पर सेकेंड। ले जी, ये आपके पास आपकी वेलोसिटी आ चुकी है। तो ये थर्ड वाला हो गया हमारा, बल्कि नहीं सेकंड हुआ, अभी तो वेलोसिटी फाइंड की है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे अपना वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। तो थर्ड पे आती है हमारी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ फाइंड करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूंगा, मैं ये वाला करूंगा v = f लैम्डा, क्योंकि अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं वेवलेंथ को फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास बाकी दोनों चीज़ें मौजूद हैं, वेलोसिटी भी है मेरे पास, ये अभी भी निकाली हमने, और फ्रीक्वेंसी उसने मुझे खुद दी हुई है। तो मैं दोनों की वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगी। करते हैं पुट। वेलोसिटी थी 180, वेलोसिटी की जगह आ गया 180 = फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास 190, तो फ्रीक्वेंसी 190 आ गया 190। और लैम्डा तो मालूम करना, वो वैसे रहेगा। अब ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर 180 के नीचे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 190। इधर आ गया वेवलेंथ। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.947, ये आएगी आपकी वेवलेंथ। और फिर वही कहूँगा कि इसको अगर राउंड अबव करके लिखें तो ये तकरीबन आपका बन जाता है 0.995। जी हाँ 0.95, ये आपके आगे आपका वेवलेंथ आ गया। अब वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ है तो ये लेंथ ही ना, ठीक है। लेंथ मतलब फासला, और फासले का यूनिट मीटर होता है, तो इसलिए वेवलेंथ का यूनिट भी क्या होगा मेरा, मीटर ही होगा। और ये आपको ज़बानी पता होना चाहिए। ले जी, ये वेवलेंथ फाइंड करनी थी, वो भी हमने कर ली, सारी चीज़ें कर दी हैं, टाइम पीरियड भी, वेलोसिटी भी और वेवलेंथ भी। उम्मीद है कि आपको ये कैसे की हमने फाइंड, इन सब की समझ आई होगी। और अगर आई है तो वीडियो को फिर आपने लाइक भी करना है। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 7 न्यूमेरिकल हो गए। मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। तो 8वां न्यूमेरिकल है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि आपके पास एक डिश है, यानी कि आप कहने की एक प्लेट है, उसके अंदर पानी है और पानी के अंदर क्या पैदा हो रही है, वेव्स। वो वेव्स कितनी है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके। वो कहता है एट 1 पॉइंट वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। के एक पॉइंट पर पानी ऊपर नीचे मूव कर रहा है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड के हिसाब से ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो मैं डायग्राम की मदद से पहले समझाता हूँ कि एक्चुअली में वो बात क्या कर रहा है, ठीक है। यह फर्ज कर लेते हैं ये आपके पास आपकी डिश है और इसके अंदर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। पानी के अंदर क्या पैदा हो रही है, वेव्स पैदा हो रही हैं। ये पानी के अंदर क्या पैदा होगी, वेव्स पैदा होगी। अब इन वेव्स का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से मुराद है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं उसकी वेवलेंथ। ये क्या है, मेरी वेवलेंथ। और ये उसने दी हुई है मुझे 6 सेंटीमीटर। ये देखें, वाटर वेव इन द शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो वेव्स की लंबाई है वो उसने दी हुई है 6 सेंटीमीटर। उसने ये नहीं कहा कि पूरी की पूरी डिश ही 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, नहीं। जो वेव्स पैदा हो रही है उनकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, और वेव्स की लंबाई को हम कहते हैं वेव लेंथ, लैम्डा से लिखा जाता है, और वो आ गया 6 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है एट 1 पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन। क्या आप कोई भी पॉइंट ले लें, फर्ज करो वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो पानी है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और किस हिसाब से मूव कर रहा है, 4.8 ऑसिलेशन है पर सेकंड के हिसाब से। अब ये जो होती है ना ऑसिलेशंस पर सेकंड, के एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हैं या एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन है, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये उसने मुझे क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की भी समझ आई होगी और जो जो उसने दिया हुआ है वो भी समझ आया। अब इसको हम लिख लेते हैं। एक तो उसने मुझे दी हुई है इसकी वेवलेंथ, वो है 6 सेंटीमीटर। दूसरा उसने मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो है 4.8। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो वो आप साथ लिखेंगे। क्लियर, ये उसने दिया हुआ था। अब फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। ए पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, कि ये जो वाटर की वेव्स हैं इनकी स्पीड क्या होगी। स्पीड आपने करनी है इनकी मालूम, तो फाइंड में आएगा मेरी स्पीड मैंने मालूम करनी है। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, के इन वेव्स का टाइम पीरियड भी बताएं कितना होगा। टाइम पीरियड भी आपने मालूम करना है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है आपका। अगर आप डाटा को गौर से देखें तो आपने जज कर लिया होगा जी कैसे करेंगे। देखिए स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी भी है, लैम्डा भी है, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। तो करते हैं। फ्रीक्वेंसी थी मेरी 4.8 और लैम्डा 6 सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में तो कन्वर्ट किया ही नहीं हमने, तो पहले कर लेते हैं मीटर में कन्वर्ट। क्या करूँगा, 6 को डिवाइड करूँगा मैं 100 के साथ, ये बन जाएगा 0.06 मीटर। अब ये वैल्यू लिखूँगा मैं। ठीक है, तो इस लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी थी पहले, तो फ्रीक्वेंसी 4.8 होगी। लैम्डा मैंने निकाला था 0.06। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 0.288। तो इसको अगर आप राउंड अबव करके लिखें तो ये 0.29 हो जाएगा। 0.29 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई हमारी, वेलोसिटी आ गई। अब क्या रह गया, सिर्फ टाइम पीरियड रह गया। तो टाइम पीरियड के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f के। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसने, देखें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें और 1 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/, फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरे पास 4.8, तो f की जगह आ गया 4.8। इनको किया डिवाइड, तो डिवाइड करके आंसर आया मेरा 0.208। फिर से अगर आप इसको राउंड अबव करते हो तो ये बन जाएगा 0.21 सेकेंड। लें जी, ये आ गया आपका टाइम पीरियड और ये वेलोसिटी। दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी, दोनों हमने कर ली। आसान था काफ़ी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो 8वां न्यूमेरिकल हो गया। अब मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। तो ये है आपके सामने आपका 9th न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 मिलीमीटर। मतलब उसका यह है कि आपके पास एक रिपल टैंक है और उसकी जो टोटल लंबाई है, रिपल टैंक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर दिखा हुआ ना, 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, मतलब कि रिपल टैंक के 80 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि ऊपर से आप लगा लें कि यहाँ तक फर्ज कर लें 80 सेंटीमीटर होता है, तो यही वाली लंबाई उसने मुझे दी हुई है। और वो कहता है कि ये एक वाइब्रेटर लगा हुआ है इसके ऊपर। ये जो वाइब्रेटर है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसने दी हुई है। वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 हर्ट्ज। ओके, और इस वाइब्रेटर की वजह से जो इसके अंदर वेव्स बन रही हैं, जो वेव्स इसके अंदर बन रही है, इन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो उसने दी हुई है। इन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो उसने दिया, और वो कितने 40 मिलीमीटर। ठीक है, 40 मिलीमीटर ये उसने दे दी हुई है वेवलेंथ। अब फाइंड क्या करना है, वो कहता है फाइंड द टाइम
ऑफ द वेव्स नीडेड टू क्रॉस द टैंक, के इन वेव्स को, ये जो पैदा हो रही हैं, टैंक को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो बताओ मुझे। तो सिंपल सी बात है कि ये रिपल टैंक है, ये वाइब्रेटर लगा है, वाइब्रेटर मूव करेगा तो जो वेव्स है वो तो पैदा होंगी। अब वेव्स जो पैदा हुई हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करेंगी, तो ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये वो पूछता है, मुझे बताएं। तो पहले जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं कि हमने मालूम क्या करना है। ठीक है, तो मुझे उसने दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी उसने दी है 5 हर्ट्ज की, तो 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। एक और चीज़ उसने दी हुई थी 80 सेंटीमीटर, ये उसका डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस आ गया मेरे पास 80 सेंटीमीटर। अब इसे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 80 को डिवाइड किया मैंने 100 पे, ये मेरा आ गया 0.8 मीटर। ओके, और उसने मुझे दिया हुआ था वेवलेंथ थी मेरी 40 मिलीमीटर, और वेवलेंथ थी मेरी 40 मिलीमीटर। ठीक है, अब मिली ख़त्म करने के लिए मैं इसे 100 पे नहीं 1000 पे डिवाइड करूँगा, तो 1000 पे डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ गया 0.04 मीटर। ठीक है, तो ये अपने गिवन डाटा को मैंने लिख लिया। अब आते हैं जो हमने फाइंड करना है, तो फाइंड मैंने करना था टाइम। ठीक है, मतलब कि इन वेव्स को यहाँ से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो मैंने फाइंड करना था, तो वो मैंने लिख लिया। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है। देखें, टाइम फाइंड करने के लिए ना मैं बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, v=d/t, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैं टाइम को ईजिली फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बाकी दो चीज़ों का पता होना चाहिए, वेलोसिटी का भी और डिस्टेंस का भी। डिस्टेंस मुझे पता है, देखें d उसने मुझे दिया हुआ है, तो डिस्टेंस तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे पहले वेलोसिटी को मालूम करना पड़ेगा। तो जब वेलोसिटी मुझे मालूम हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू लिखूँगा और इसी फॉर्मूले से फिर मैं अपना टाइम फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगी, वेलोसिटी मालूम करना पड़ेगी ताकि मैं वो यहाँ पर लिख सकूँ। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाला फॉर्मूला, v=f लैम्डा, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो जो चाहिए वो सारा कुछ है मेरे पास। फ्रीक्वेंसी देखें कितनी थी, 5 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी की जगह आ गया 5 लैम्डा, मतलब वेवलेंथ हुआ है 0.04, तो लैम्डा की जगह आया 0.04। इनको करते हैं मल्टीप्लाई, मेरा आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। नहीं जी, आगे वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ, इस वेलोसिटी की जगह 0.2 आ जाएगा, इस वेलोसिटी की जगह 0.2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ये था 0.8, तो डिस्टेंस की जगह आ गया मेरा 0.8 डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम इधर आ जाएगा और 0.2 मेरा टाइम की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम इधर आ गया, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, इधर आके टाइम मल्टीप्लाई हो गया, और 0.2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.8 के नीचे। इनको डिवाइड करने के बाद हमें हमारा टाइम मिल जाएगा, और वो आएगा 4 सेकेंड। लें जी, टाइम बेसिकली फाइंड करना था और वो हमने कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा ये कैसे हमने किया। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं पे इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इशू नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे समझ आई है। फिर यहाँ तक 9 हो गए। इसके बाद मूव करते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल नंबर 10। बहुत ही ज़्यादा छोटा और आसान न्यूमेरिकल है आपका आखिरी वाला। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। आपने वेवलेंथ मालूम करनी है। ट्रांसमिटेड बाय FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। तो 90 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशन है ना, वेव्स है, वो निकल रही हैं किसी भी रेडियो स्टेशन से। ठीक है, तो ये मुझे क्या दी हुई है, उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैं लिख लेता हूँ F
इज इक्वल टू 90 मिलियन हर्ट्ज। ठीक है, इससे मिलियन भी बढ़ते हैं, मेगा भी बढ़ते हैं। और आगे ही उसने लिखा हुआ है कि 1 मेगा किसके इक्वल है, 10 की पावर 6 के। वैसे अगर ये ना भी लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि मेगा किसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे मेगा की जगह उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 90 मल्टीप्लाई, मेगा की जगह उसकी वैल्यू आएगी 10 की पावर 6, और ये जो हर्ट्ज इसका यूनिट है वो साथ में वैसे ही रहेगा। हर्ट्ज आ गया मेरा इसका यूनिट। अच्छा, तो नेक्स्ट वो कहता है एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और उसने मुझे स्पीड दी हुई है, तो स्पीड को v से लिखते हैं, वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हो गया। तो दोनों चीज़ें दी हैं। मालूम ने क्या करना था, मालूम ने करना था वेवलेंथ। लिखा हुआ है शुरू में व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, तो वेवलेंथ मालूम करनी है, लिख दिया। अब बहुत ही सिंपल है, न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से मैं वेवलेंथ इजीली फाइंड कर लूँगा क्योंकि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की उसने वैल्यूज़ मुझे दी हुई हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं। वेलोसिटी मेरे पास थी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अक्सर बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि मेगा की वैल्यू ही नहीं पुट करते, सिंपल 90 रहने देते हैं। तो मेगा की वैल्यू आपने पुट करनी है। ठीक है, प्रीफिक्सेस जो होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, उनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और सिंपल यूनिट्स के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को लेके आते हैं। ये वाला लैम्डा मेरा एज इट इज़। अब ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू लैम्डा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.33, ये लैम्डा आ जाएगा। अब लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, तो साथ में मैं लिखूंगा मीटर। यहाँ तक हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। अब अगर आप अपनी प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब चैनल पर क्लिक करके चैनल को विज़िट करें। वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले टैब में जाएंगे तो आपको अपनी फिज़िक्स की, मैथ की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्टें मिल जाएंगी और फुल बुक की प्लेलिस्टें भी मिल जाएगी, और न्यूमेरिकल की फुल बुक की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपने न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फुल बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।